दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है कुंवर बलजीत सिंह की बुक बिग कैट एनकाउंटर्स। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। हमारी नई कहानी है मैन ईटर ऑफ नाली खाल। कुंवर बलजीत सिंह कहते हैं कि पहाड़ों पर जो आदमखोर तेंदुओं के द्वारा मानव हत्याएं हो रही हैं और इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये बड़ी ही चिंताजनक है। अगर कुछ ठोस उपाय नहीं किए गए, कुछ मजबूत कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में पहाड़ों पर आप लेपर्ड देख पाएं, ये संभव नहीं होगा। अब तेंदुआ आदमखोर क्यों बनता है? वो इसलिए बनता है कि जंगल में उसे नेचुरल शिकार मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि लोगों ने हर्बीवोरस जानवरों का शिकार कर लिया। और दूसरा, जंगल पर इंसान का इंक्रोचमेंट। जो आधुनिक हथियार हैं, इसकी वजह से इंसान ज्यादा शिकार कर लेता है, हर्बीवोरस जानवर का भी और तेंदुए का भी। पिछले दिनों में, यानी कि पुराने दिनों में, बूढ़े जानवरों को जंगल में छोड़ दिया जाता था तो तेंदुओं को उनकी खुराक मिल जाती थी। हिरण, जंगली सुअर और बार्किंग डियर से तो मिलती ही थी, बूढ़े जानवर भी मिल जाते थे। अब आधुनिक रहन सहन ने जीवन शैली को इतना परिवर्तित कर दिया है कि अब प्लेन्स के कसाई पहाड़ों पर आने लगे। अब जो पहाड़ों पर बूढ़े जानवर होते हैं, उन्हें लोग सेल कर देते हैं कसाईयों को, ताकि उन्हें पैसे मिल जाएं। दोस्तों, ये बुक में बात मेंशन्ड है पुरानी, हालांकि आजकल इसका उल्टा है। कसाईयों को गाय नहीं बेची जाती, लेकिन जंगल में छोड़ी हुई गाय इतनी घूम रही हैं जिनकी आप गिनती नहीं कर सकते। जुलाई 2004 में हमें दोबारा पोखल बुलाया गया आदमखोर से निजात दिलाने के लिए। अब यहाँ पर जो एक्शन हमें लेना था, जो वारदात वो तेंदुआ कर रहा था, वो इलाका था नाली खाल और उसके आसपास का इलाका। अब पहले दिन हम लोग जा रहे थे कांडी के PWD रेस्ट हाउस पर। रास्ते में भृगु खाल के पास में हमें एक लेपर्ड दिखा। इस लेपर्ड ने हमें पर्याप्त मौका दिया गोली चलाने का, उसे निशाना बनाने का, लेकिन हमें मालूम था नहीं कि यह लेपर्ड मैन ईटर है कि नहीं, इसलिए हमने उसे गोली नहीं मारी। हमने थोड़ी देर के लिए उसके पास जीप रोकी, फिर हम आगे बढ़ गए, लेकिन रात को गांव के पास में आके भी इसने आवाज़ लगानी शुरू कर दी। हमें नज़र नहीं आ रहा था, सुनाई दे रही थी तो उसकी आवाज़। अब कुछ गांव वाले हमारे पास आ गए और बोले यही वो लेपर्ड है जो कि मैन ईटर है, क्योंकि पिछली रात ही एक बच्चे पर उसने हमला किया था, बच्चा घायल भी हो गया था। वो तो समय पर गांव वाले बचाव के लिए आ गए तो उस बच्चे की जान बच गई। गांव के लोग बोले कि ये दोबारा गांव में आया है, क्योंकि कल इसके हाथ से शिकार छूट गया था, आज दोबारा उम्मीद लेके आया है। अब हमें बड़ा अफसोस हो रहा था कि हमने उस तेंदुए को गोली क्यों नहीं मारी। उसने तो हमें अच्छा खासा मौका भी दिया था, लेकिन फिर भी हमारा सिद्धांत है कि निर्दोष को गोली नहीं मारनी। तब हम जानते नहीं थे कि यही है मैन ईटर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने हमें सैंपल दिए, ट्रेस दिया मैन ईटर के पग मार्क्स का। अब उन पग मार्क्स के ट्रेस देखने के बाद हमें मालूम चल गया कि ये एक मेल है, अपनी भरी पूरी जवानी में है। शायद ये उस मैन ईटर का कब है जिसे हमने मारा था, लखवार मैन ईटर। पाठकों को याद होगा। तो हमारा आधा काम तो कंप्लीट हो चुका था। हमें मैन ईटर की पहचान नहीं करनी थी, वो पहले ही कर ली थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने। हमने DFO से कहा 4 भैंस के पाड़े बनवाने के लिए अलग अलग लोकेशन में एज ए लाइव बेट, ताकि लेपर्ड वहां पर अट्रैक्ट होकर आए। अब वो भैंस के पाड़ों का इंतजाम करने में 4 दिन लग गए। इन 4 दिनों में हमने दिन और रात सर्च की मैन ईटर की, हर संभव तरीके से। लेकिन इन 4 दिनों की तलाश ना तो हमें मिला मैन ईटर, ना ही मिले उसके पग मार्क्स। अब ना जाने क्यों हमें ये यकीन हो चला था कि हो ना हो ये लखवार मैन ईटर का बच्चा ही है, और अपनी माँ की तरह ही चालाक है, ज़रूरत से ज़्यादा चालाक। और इस पर पार पाना, यानी कि इस पर विजय पाना बड़ा मुश्किल होने वाला है। अब पाठकों को याद होगा लखवार मैन ईटर की कहानी, वो कितनी ज़्यादा चालाक थी, करीब करीब इंसान के दिमाग की बराबरी करती थी। नाली खाल से एक कच्ची सड़क जाती है पंचूरी की तरफ।
अब इस सड़क के एक तरफ पहाड़ियां हैं, एक तरफ है वैली। ये रोड जाती है जय गांव की तरफ। अब वैली और रोड के जंक्शन के पास में एक 4 फीट की दीवार थी। अब ये दीवार बनवाई थी सरकार ने दो गांव के बीच में बाउंड्री बनाने के लिए। अब ये कोई सीमेंट की दीवार नहीं थी, चपटे हुए पत्थर, सपाट पत्थर एक दूसरे के ऊपर रख दिए थे, लेकिन दीवार मजबूत थी, स्टेबल थी। ये दीवार अलग करती थी जय गांव और नाली खाल को। तो इस दीवार के पास में जहां पर रोड का जंक्शन था, हमने वहां पर एक बेट यानी कि पाड़ा बांध दिया कि अगर लेपर्ड ने इस बेट को मारा तो इस दीवार को हम छिपने की जगह की तरह इस्तेमाल करेंगे रात को बैठने के लिए। दूसरा पाड़ा हमने बांधा वैली में जयगांव की तरफ। अब इरादा यह था कि अगर जंक्शन की तरफ से लेपर्ड आएगा तो इस वाली बेट को मार देगा, अगर इधर से नहीं आता दूसरी तरफ से आता है तो नीचे वाली वैली वाली को मार देगा। बाकी के बचे हुए दो पाड़े अलग अलग लोकेशन में बांधे गए, लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये दो बेट्स हैं जिनका कि मैंने जिक्र किया। अब हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दिए कि सुबह जाके सारी बेट को चेक करिएगा, अगर किसी को भी नहीं मारा है तो उन बेट को चारा पानी दे दीजिएगा, अगर एक बेट को मार दिया है तो बाकी की 3 बेट्स हटा लीजिएगा। अब हम इस रोड में नीचे की तरफ चले गए उस मैन ईटर की तलाश में। अब ये रोड उस हिल के चारों तरफ चक्कर लगा के जा रही थी जिस हिल पर कुछ दिनों पहले एक बच्चे को मारा था आदमखोर ने। और हमारी उम्मीद थी कि इस पहाड़ी से ही वो मैन ईटर उस भैंस के पाड़े की तरफ आएगा जिसे हमने बांधा हुआ है। यही वजह थी कि हम सोच रहे थे कि हम इस इलाके में भी मैन ईटर की तलाश कर ले। अब इस रोड में हम 12 किलोमीटर तक चलते चले गए जब तक कि वो रोड खत्म नहीं हो गई। वापस आते वक्त हमारी जीप खराब हो गई और हो गया था घुप अंधेरा। अब इस सड़क पर कोई गांव नहीं था सिवाय उस गांव के जिसे थोड़ी देर पहले हमने पीछे छोड़ा था। अफसोस की बात, कोई मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शंस थे कि या तो हम वहीं पर बने रहें जीप में बिना खाने पीने के रात भर, या फिर इस अंधेरे में 8 से 10 किलोमीटर चलें, जबकि हमारे पास टॉर्च भी नहीं थी। पहले कुछ गांव वाले हमें बता चुके थे कि इस जंगल में हिमालयन ब्लैक बेयर भी है। गांव वालों का उनसे आमना सामना होते रहता है। अब बिना उजाले के, बिना टॉर्च के इस अंधेरी रात में भालू के इलाके में चलना बड़ी ही खतरनाक बात थी। हमने जीप को सुधारने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो ठीक हुई नहीं। अब जब हम थक के चूर हो गए थे जीप को सुधारने की कोशिशों के बाद, तो हमने डिसाइड किया कि मैं और मेरा एक दोस्त जाएंगे मदद लाने के लिए आगे वाले गांव की तरफ या नाली खाल की तरफ। बाकी के 2 लोग जो अंधेरे में चलने में डर रहे थे वो यहीं जीप में बैठ के हमारा इंतजार करेंगे। अब क्योंकि घुप अंधेरा था, हमारे पास टॉर्च थी रही, तो हमने इंतजार किया कि चंद्रमा तो आ जाए तब तो हम चल पाएंगे। अब जब चंद्रमा आ गया, हल्की हल्की रोशनी थी, थोड़ा सा रास्ता हमें नजर आ रहा था। अपने अपने भगवान को याद करते हुए हम लोग आगे बढ़ चले। मेरे पास थी .375 मैग्नम, उसे मैंने रेडी कर रखा था। मैं पूरी तरह से तैयार था, कोई भी इमरजेंसी आएगी मैं चला दूंगा गोली। हम बड़े ही सावधान होकर चल रहे थे, अपने कदमों से भी आवाज नहीं कर रहे थे। हमारा पूरा ध्यान था कि हम किसी भी तरह जंगल में कोई भी आवाज हो तो हम उसे सुन सके। हम ना सिर्फ सावधान थे मैन ईटर से, बल्कि हम सावधान थे भालू से भी। अब लेपर्ड और भालू की बात करें तो भालू ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ये देख भी कम सकता है, सुन भी कुछ खास नहीं सकता। इससे सडन एनकाउंटर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे ही ये सरप्राइज होता है अपने पिछले पैरों पे खड़ा हो जाता है और इंसान के चेहरे और छाती पर हमला करता है। हमने कई गांवों में विकृत चेहरे वाले लोगों को देखा है जो कि हुए थे भालू के हमले का शिकार। अब हम लोग करीब 4 किलोमीटर चल लिए थे और उसके बाद हमारे दिलो दिमाग से उस भालू और तेंदुए का डर जाता रहा था। अब हम उस जंगल को, उस रात को, उस रास्ते को एंजॉय कर रहे थे। बड़ी ही मनोहारी हवा बह रही थी, उसके साथ में आ रही थी जंगल की खुशबू। एक तरफ हमारे पहाड़ी थी, एक तरफ थी वैली।
अब क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से वॉक कर रहे थे, किसी तरह की कोई घटना या दुर्घटना हुई नहीं थी, तो जितने ज़्यादा अलर्ट हम लोग पहले थे, अब उसमें शायद थोड़ी कमी आ गई थी। तभी हमने सड़क के बीचों बीच कुछ काला काला देखा, यानी कि देखा एक काला साया। अब हमारी हार्ट बीट बहुत तेज हो चुकी थी। हमें ऐसा लग रहा था कि वो काला साया कोई भालू है। हम चाहते थे कि किसी झाड़ी के पीछे छिप जाए, उसे डिच दे दे, लेकिन अगर झाड़ी होती पास में तो। अब हम लोग अपने घुटने के बल बैठ गए, झुक झुक के चलने लगे, ढूंढने लगे एक झाड़ी। झाड़ी तो नहीं मिली, लेकिन एक थोड़ी सी खाई नुमा जगह मिल गई। लेकिन हमने देखा खाई के पास में एक झाड़ी सी है जिस पे कि चढ़ा जा सकता है। बड़ी सी झाड़ी थी या झाड़ी नुमा पेड़ था। हम दोनों उस पर चढ़ गए। आधे घंटे से ज्यादा बीत चुका था, हमारे पैरों की नसें अकड़ने लगी थी। हम इंतजार कर रहे थे कि वो काला साया जाए तो हम लोग नीचे आए। अब हमें लग रहा था कि कहीं हमें गलत फहमी तो नहीं हो गई। अभी हम सोच ही रहे थे कि क्या करें क्या ना करें, तभी हमें एक ग्रंटिंग साउंड सुनाई दी, गुरगुराहट की आवाज सुनाई दी। एक काले रंग की छायाकृति वैली साइड में रोड पर दिखाई दी। हम लोग रोड से नीचे थे, लेकिन रोड के ऊपर हम देख पा रहे थे। अब मेरा दिल उछाले मार रहा था, कलेजा मुंह को आ रहा था। मैं अपनी राइफल को रेडी कर रहा था निशाने के लिए। वो भालू था। 2-4 सेकंड ही हमारे सामने रुका, लेकिन वो 2-4 सेकंड हमारे लिए 2-4 घंटों के बराबर थे। लेकिन वो भालू ज्यादा देर रुका नहीं, वहां से चला गया। अब हमने राहत की सांस ली, और जब वो गुरगुराने की आवाज धीमी होती गई, तब भी हम 15-20 मिनट तक वहीं बैठे रहे। उसके बाद फिर उतरे उस झाड़ी से। हमारी किस्मत अच्छी थी कि जो ठंडी हवा, मनोहारी हवा बह रही थी, वो भालू की तरफ से हमारी तरफ आ रही थी। इसलिए वो भालू हमें सूंघ नहीं पाया था। क्योंकि भालू के अंदर जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली शक्ति होती है, वो होती है सूंघने की शक्ति। लेकिन आज हवा की दिशा ने उस शक्ति से हमें बचा लिया था। मुझे नहीं मालूम कि अगर भालू ने हमें सूंघ लिया होता तो फिर क्या हुआ होता। अगर मैंने उसे गोली भी मार दी होती तो भी वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत हमारे ऊपर कार्रवाई होती, क्योंकि हमारे पास परमिट था तेंदुए को मारने का। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेता है। परमिट में साफ साफ लिखा होता है कि हम तेंदुए के अलावा और किसी भी जानवर को किसी भी परिस्थिति में नहीं मारेंगे। तो अब पाठक समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या रही होगी कि बंदूक होने के बावजूद हम उसे मार सकते नहीं थे। हवा की दिशा हमारी तरफ से उसकी तरफ होती तो पाठक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। उसके बाद उस रोड पर हमने कभी भी सिंगल जीप में सफर नहीं किया। जब जब हम उस रोड पे गए, हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक जीप और मांगी। 2 जीपों में गए, दोनों की दोनों साथ में तो खराब नहीं होंगी। 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद हमने देखा कि एक जीप की हेडलाइट दिखाई दे रही है। वो जीप हमारी तरफ ही आ रही थी। हमने फिर से ली राहत की सांस। हमने जीप को रोकने का इशारा किया, उसने जीप रोक भी दी। वो ड्राइवर एक पेशेंट को कोटद्वार से लेके गया था। अब वो वापस लौट रहा था और जा रहा था अपने गांव। उस जीप को लेके हम उस जीप तक गए जो हमारी जीप थी, जो कि खराब हो गई थी। उसे हमने टो करके अपने रेस्ट हाउस में पहुंचवाया। अगले दिन हमने दुगड्डा से एक मैकेनिक बुलाया और अपनी जीप को ठीक कराया। अगले दिन हमें खुशखबरी मिली कि जो हमने भैंस का पाड़ा बांधा था बांचुरी गांव के पास में, जो कि था पत्थर की दीवार के पास में, उसे मार दिया गया है और कुछ हिस्सा खा भी लिया गया है। हम अगले दिन सुबह इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए तो देखा वो भैंस का पाड़ा, उसे मारा गया था गले से चोक करके। 4 कैनाइन दांत यानी फैंक्स के निशान साफ दिख रहे थे और पिछले हिस्से से उसे खाया गया था। जनरली छोटा लेपर्ड रिब्स के पास से खाता है, शोल्डर के पास से खाता है, लेकिन जो बड़ा लेपर्ड होता है वो पिछले हिस्से से ही खाता है, ठीक उसी तरह से जैसे कि खाता है टाइगर। अब जब हमने पग मार्क चेक किए तो मालूम चला कि ये था काफी बड़ा लेपर्ड। हम पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि जब यहाँ वाले पाड़े को लेपर्ड मारेगा तो इस पत्थर की दीवार को हम एक पर्दे की तरह से इस्तेमाल करेंगे। आसपास वैसे भी कोई सूटेबल पेड़ था नहीं। हमने एक हाइट का निर्माण कराया उस दीवार के पीछे। जब वो हाइट बन गया तो हम रेस्ट हाउस वापस चले गए लंच करने के लिए। हमने डिसाइड किया था कि हम 6:30 बजे इस हाइट के अंदर बैठेंगे। हम पहुंच गए थे वहां पर 6 बजे। हम लोग वहां पर टहल ही रहे थे
और जो आखिरी तैयारियां पूरी की जाती है, हमारे सपोर्टिव स्टाफ हाइड में उन तैयारियों को पूरा कर रहे थे। तभी हमें आश्चर्यचकित करने वाली घटना हुई। मैन ईटर ने पहाड़ी की ऊंचाई से बोलना शुरू कर दिया था। जुलाई के महीने में शाम के 6 बजे अच्छा खासा उजाला होता है और एक तेंदुआ या फिर आदमखोर तेंदुआ अपने छिपने के ठिकाने को छोड़ता है जब धुंधल का हो जाता है, गोधूली बेल आ जाती है, यानी कि अंधेरा होने को लगता है। और अब वो मैन ईटर दिन के उजाले में बोल रहा था। तभी हमें याद आया, अरे ये तो कब है उस लखवार मैन ईटर का वो निडर साहसी माँ, उसका बच्चा भी तो वैसा ही होगा। मैंने जल्दी से फॉरेस्ट स्टाफ को वहां से भेज दिया और बैठ गया उस हाइट के अंदर। मैं बैठा था रोड के राइट साइड में और जो मैन ईटर बोल रहा था जिस पहाड़ी से, वो थी रोड के लेफ्ट हैंड साइड पे। अब जब मैं हाइट के अंदर बैठा तो काफी उजाला था। मैन ईटर ने 2 बार और बोला, फिर उसके बाद वो चुप हो गया। अब 2 घंटे तक किसी तरह की कोई आवाज आई नहीं। अब बज गए थे रात के 8। अब मैंने लंगूर मंकीज की अलार्म कॉल सुननी शुरू करी। ये उसी तरफ से आ रही थी जहां से आ रही थी शाम को लेपर्ड की आवाज। अब करीब 15-20 मिनट के बाद मैंने गुरगुराहट की आवाज सुनाई दी। ये 2 लेपर्ड की आवाज थी, मुझसे करीब 100 मीटर दूर से आ रही थी। अब मुझे समझ में आ गया था कि ये मेटिंग कपल थे, मेटिंग कर रहे थे। अगर ये उस किल पर आते तो मुझे बहुत ही सावधान होकर गोली चलानी थी, क्योंकि मेरा निशाना था मेल लेपर्ड, फीमेल को मुझे नहीं मारना था। आधे घंटे तक फिर सन्नाटा छा गया था। उसके बाद फिर गुरगुराने की आवाज आई। अब की बार ये आवाज आ रही थी जय गांव की तरफ से। अब मैं सावधानी के साथ बैठा रहा, इंतजार करता रहा। मुझे लग रहा था मीटिंग के बाद जब वो थक जाएंगे, उन्हें लगेगी भूख और वो आएंगे इस शिकार की तरफ। 9:30 बजे रात को मैन ईटर ने फिर बोला, मेरे नज़दीक से ही बोला। मेरी उम्मीद को फिर परवान लगे। मैं चुपचाप बैठा रहा अपनी हाइट के अंदर, लेकिन किसी तरह की कोई आवाज़ भी नहीं आई और कोई भी तेंदुआ भी नहीं आया। रात के 11 बजे तक इंतजार करने के बाद मैं फॉरेस्ट रेस्ट हाउस लौट आया। अगली 2 रातों तक भी मैं वहां पर बैठा, लेकिन वो तेंदुआ था कि नहीं ही आया। तीसरी रात को जंगली सुअर आने लगे उस शिकार पर, तो मुझे मालूम चल गया कि मैन ईटर ने उस शिकार को छोड़ दिया है। अब मैंने जंगली सुअरों के लिए शिकार छोड़ तो दिया था, लेकिन अगले दिन मैंने फॉरेस्ट स्टाफ को बोला कि जितना भी बचा खुचा लेफ्ट ओवर है उस शिकार का, उसे वहां से हटा दीजिए। नया पाड़ा उसी दीवार के पास बांध दीजिए और जहां पर दूसरे पाड़े बांधे जा रहे थे उन्हें भी बांध दीजिए। 2 दिन के बाद मैन ईटर को अकेले देखा गया नालीखाल और जय गांव के बीच में। अब मैन ईटर अकेले दिखा था, इसका मतलब उनकी मीटिंग पूरी हो गई थी। ये मेरे लिए एक अच्छा संकेत था। अब मैं फिर उत्साह से भर गया था, फिर लाइव वेट पर इंतजार करने की तैयारी पर था। अब जब मैं देख रहा था कि मैं कहाँ पर बैठूं मैन ईटर के इंतजार में, तो एक पुराना खंडहर नुमा खाली मकान मुझे नजर आया। ये मेरी जरूरत के हिसाब से परफेक्ट था। इस मकान के चारों तरफ नींबू और संतरे के पेड़ लगे हुए थे। अब ये पेड़ ऊट पटांग तरीके से यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ लगे हुए थे। इन पेड़ों की ओट में वो घर छिपा हुआ था। एक छोटी सी पहाड़ी के ऊंचाई पर वो घर बना हुआ था और उसके सामने थी ढलान। उस मकान से 60 to 70 यार्ड की दूरी पर अच्छा खासा खुला मैदान था। अब वहां पर चीड़ की एक टहनी पे मैंने एक गांव का कुत्ता बंधवा दिया। अब मैं कंफर्टेबल होके बैठ गया उस खाली पड़े मकान के एक कमरे में, जहां से उस कुत्ते को मैं देख पा रहा था। वहां पर एक कुर्सी में मैं बैठा था, लेकिन उसके पहले मैंने ये चेक कर लिया था कहीं कोई सांप बिच्छू तो आसपास घूम नहीं रहे। अब धीमे धीमे हम नजदीक जा रहे थे पास से देखने के लिए कि यह है क्या। शायद वो मैन ईटर ही था। एक झलक हमें दिखी, बिजली की तेजी से वो वहां से गायब हो गया। लगातार 6 घंटे तक हम उसे ढूंढते रहे, वो हमें नजर नहीं आया, लेकिन समय समय पर जगह जगह पर हमें उसके पग मार्क मिलते रहे। अभी हमारा आखिरी प्रयास था। अब हम बहुत ज़्यादा निराश थे, पसीने से डूबे हुए थे, हमें चक्कर भी आ रहे थे। हम वापस आ गए रेस्ट हाउस। आके हम लोग नहाए, लंच लिया और दोपहर की गहरी नींद ली। अब क्योंकि 6 घंटे की वॉक के बाद हम लोग बहुत बुरी तरह से थक गए थे, तो हमने डिसाइड किया था कि शाम को हम उस लेपर्ड को ढूंढने नहीं जाएंगे। उस टाइम का इस्तेमाल हम करेंगे अपने सामान को पैक करने में, कि अगले दिन सुबह सुबह हमें यहाँ से निकल जाना है। शाम के 4:30 बजे हम लोग चाय पी रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी हमने देखा 8-10 लोग रेस्ट हाउस की तरफ आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमसे कहा था कि उन्होंने की है पूजा। वो लोग हमारे लिए प्रसाद लेके आए थे जो उन्होंने पूजा की थी, और बोले
शाम का समय है, एक बार आखिरी बार तलाश और कर लीजिए। हमारे मन में कोई उत्साह नहीं था, कोई उम्मीद की किरण नहीं थी, फिर भी उन लोगों का विश्वास बनाए रहने के लिए, उनकी बात का सम्मान रखने के लिए थोड़ी देर तक अनमने मन से हम गए सर्च करने के लिए, फिर वापस लौट आए। अभी हम कांडी रेस्ट हाउस में नहीं आए, रुक गए कांडी मार्केट में। अब अगले दिन सुबह कैसे कैसे निकलना है हम बात कर रहे थे, तभी लोकल दो आदमी हमारी जीप में बैठ गए। बोले चलिए मैं आपको मैन ईटर दिखाता हूँ, 1 घंटे के अंदर आप उसे मार देंगे। अब हम अपने आप को कोस रहे थे कि हमने मार्केट में गाड़ी क्यों रोकी, क्यों नहीं चले गए डायरेक्ट रेस्ट हाउस, आराम से खाना खा के सो जाते। अब हम लोगों से उनसे ना नहीं कहा जा रहा था, तो आधे मन से अब हम फिर ढूंढ रहे थे जबरदस्ती लेपर्ड। अब हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दूर से हमें मैन ईटर पहाड़ी से उतर के आता नजर आया, वो और वो रोड को क्रॉस कर गया। इसके अलावा उसकी झलक हमें दिखी नहीं। अब हम लोग फिर पहुंच गए नाली खाल। 15 मिनट बाद हम लोग लौट के उस इलाके में फिर आए जहां से वो पहाड़ी से उतरता हुआ और उसके बाद रोड को क्रॉस करता हुआ नजर आया। अब हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमसे करीब 300 गज की दूरी पर हमें नजर आ गया मैन ईटर। अब हम थोड़ा आगे बढ़े तो वो नीचे की तरफ चला गया जहां पर थी बहुत सारी लेंटाना की झाड़ियां। अब हमने अपनी गाड़ी रिवर्स करी तो लेंटाना की झाड़ियों के अंदर वो उकड़ू बैठा था घात लगाने की पोजीशन में। अब हमें उसका सिर्फ सर नजर आ रहा था। यह आखिरी मौका था, किसी भी तरह से हमें चूकना नहीं था। मैंने ट्राई किया। मैंने अपनी .375 मैग्नम से निशाना लगाया और दाग दी गोली उसके सर पर। अगले ही क्षण मैन ईटर गायब हो गया हमारी नजरों से। मुझे लगा मैंने अपना निशाना मिस कर दिया है। हम जल्दी से नीचे गए, ढूंढने की कोशिश करने लगे। देखा लेंटाना की झाड़ियों के नीचे जो पत्थर पड़ा था, वहां पर पत्थर की तरह ही मरा पड़ा था वो मैन ईटर। अब मैंने अपनी गोली का निशान देखा, उसकी आंख के बिल्कुल बगल में गोली लगी थी, ब्रेन को चीरते हुए निकल गई थी, इसीलिए तत्काल मौत हो गई थी। अब यहाँ पर निशाना, अचूक निशाने के बारे में अपने पाठकों को मैं बताना चाहता हूँ। अगर आपको यकीन है अपने निशाने पर 99.9%, तो ये निशाना नहीं लगेगा। आपका विश्वास होना चाहिए 100%। अब ये मैन ईटर मारा गया था अपने बुरे भाग्य की वजह से, या हमारे अच्छे भाग्य की वजह से, या फिर जो गांव के लोगों ने पूजा की थी उसकी वजह से। नतीजा अंत में यह था कि एक चालाक माँ का चालाक बेटा मारा गया था। आज डेट थी 28 जुलाई। 24 दिन लगे थे इस आदमखोर को मारने में, और ये मेरे जीवन का सबसे लंबा आदमखोर अभियान था। अगले दिन उस आदमखोर को हम लेके गए अलग अलग गांव में, गांव के लोगों को दिखाने के लिए। हमारे माथे पर तिलक लगाया गया, हमें फूलों की माला पहनाई गई, हमारा भव्य स्वागत हुआ, बड़े बूढ़ों ने हमें आशीर्वाद भी दिया। तो इस तरह से हुआ अंत नाली खाल के मैन ईटर का, हमारा सबसे ज्यादा थकाने वाला बोझिल अभियान, जिसका अंत हुआ था अच्छा अंत। तो दोस्तों, इस तरह से एंड हुई ये कहानी। हमारी नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।